तो देखेंगे भाई, पहला क्वेश्चन आपका ये रहा और इसका राइट आंसर करिएगा। चलिएगा, वीडियो को लाइक कर देंगे आप सभी लोग। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हिंदी साहित्य को कितने काल खंडों में विभक्त किया गया है। हिंदी साहित्य को कितने काल खंडों में विभक्त किया गया है, 2, 4 या 5 या फिर 3। तो यहाँ से याद रखेंगे हिंदी साहित्य को चार चार काल खंडों में एकदम आपको देखिए यहाँ पर इसको विभक्त किया गया है, 4 काल खंडों में इसको विभक्त किया गया है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखिएगा, वो देखिए 4 काल खंड आप याद रखेंगे कौन कौन से हैं। देखिए, एक आपका है आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा आपका हो जाएगा रीतिकाल, चौथा आपका हो जाएगा आधुनिक काल। तो देखिए, आदिकाल की बात करेंगे तो ये 1000 से लगाकर 1350 तक था। इसके बाद आपका भक्ति काल था 1350 से 1650 तक। फिर आपका रीतिकाल आ गया 1650 से 1850 तक रहा। इसके बाद आधुनिक काल आपका देखिए 1850 से अब तक चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए 4 कालखंडों में बांटा गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल और आधुनिक काल। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा, कह रहा पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है। यहाँ पर आपको बताना है सारंगधर की या फिर नरपति नल्ला की, चंद्रबरदाई की या फिर जगने की। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, तो सभी को पता है बिल्कुल, देखिए चंद्रबरदाई की। चंद्रबरदाई आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। किसकी रचना है, चंद्रबरदाई की। अब देखिए इसकी बात करेंगे नरपत नल्ला, तो इसकी कौन सी रचना है, बीसल देव की, यानी कि ये कौन सी, बीसल देव, बीसल देव हो जाएगा। सारंगधर की बात करेंगे तो ये हो जाएगी इनकी हमीर रासो। हमीर रासो किसकी है, सारंगधर की। जगनिक परमार रासो हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग। यहाँ कह रहा है, आप सभी लोगों को देखना है, कह रहा है हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी लोग राइट आंसर करिएगा, कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका देखिए पृथ्वीराज रासो का आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। सभी लोग देखिए कमेंट करते रहेंगे, क्लास को लाइक, और जो लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिएगा, कह रहा जयचंद प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक हैं। इसका राइट आंसर करिए। जयचंद प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक हैं। तो यहाँ पर बताना है बलदेव चंद्र या भगवान सिंह या फिर चंद्रबरदाई या फिर भट्टकेदार। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, भट्टकेदार आपका हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रासो चरित्र काव्य है और उसकी रचना रासक शैली में हुई है, कथन किसका। रासो चरित्र एक काव्य है और उसकी रचना रासक शैली में हुई है, कथन किसका है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य चतुर्सेन या फिर आचार्य रामचंद्र या फिर छतिमोहन सेन। तो यहाँ आपको बताना है क्या राइट आंसर हो जाएगा, आचार्य प्रसाद द्विवेदी। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रासो जो चरित्र काव्य है और उसकी रचना रासक शैली में हुई है, कथन किसका, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। देखिए बिल्कुल ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो जो आदिकाल नाम दिया गया था, आदिकाल, तो वो इन्हीं के द्वारा दिया गया था। आदिकाल किसके द्वारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा आदिकाल का जो नाम दिया गया था, इनके द्वारा ही दिया गया था, ठीक है ना। और देखिए एक वीर गाथा काल नाम था, वीर गाथा काल, वो देखिए किसके द्वारा, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया था। जो वीर गाथा काल नाम है ना, वीर गाथा काल, ये इनके द्वारा दिया गया। चलिएगा, कह रहा पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। भाई पृथ्वीराज रासो अभी होता है किस काल की, आदिकाल की रचना है। आदिकाल, आदिकाल देखिए आपका कितना है, 1000 से लगाकर 1350 तक। इसके बाद आपका देखिए रीतकाल हो जाएगा, सॉरी रीतकाल कितना, 1650 से लगाकर 1850 तक। फिर आपका भक्ति काल था, ये कितना था, 1350 से लगाकर आपका था 1650 तक। और यहाँ पर देखिए आधुनिक काल जो है ना, 1850 से अब तक हो जाएगा ये आधुनिक काल। तो यहाँ पर राइट आंसर पृथ्वीराज किस काल की रचना है, आदिकाल की करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। तो अब्दुल राही या फिर शिव प्रसाद या अबुल हसन या फिर सुदर्शन।
तो याद रखेंगे अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम था अबुल हसन था। सी नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो अबुल हसन आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अबुल हसन। अमीर खुसरो की बात करेंगे, देखिए जो ये है ना खड़ी बोली आदि के कवि हैं, खड़ी बोली के कवि माने जाते हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो इन्होंने देखिए इन्होंने क्या किया था, 8 सुल्तानों के नाम पर एक काम किया था। 8 सुल्तानों के नाम पर काम किया था। कभी कभी पूछ देता है 8 सुल्तानों के नाम पर किसने काम किया था? अमीर खुसरो ने। तो ये देखिए अमीर खुसरो है ना, ये कहाँ के? यूपी के भाई रहने वाले थे, यूपी के। यूपी के पास देखिए आप पटियाली पड़ता है, पटियाली, जो आपका कहाँ पर है? कासगंज में। चलिएगा, अमीर खुसरो का समय है, अमीर खुसरो का समय है अभी हमने बताया है, तो इनका समय देखिए हो जाएगा 13वीं शताब्दी। सी नंबर होगा 13वीं शताब्दी, क्योंकि देखिए इनका जो जन्म हुआ था, इनका जो जन्म हुआ था 1253 में इनका हुआ था, 1253 में जन्म हुआ था। मृत्यु की बात करेंगे तो इनकी 1325 में मृत्यु हो गई। तो इनका जो समय रहा देखिएगा तो 13वीं शताब्दी तक रहा। 100 से डिवाइड कर देते वही शताब्दी आ जाती, 1325 मतलब 13वीं शताब्दी तक रहा। 9 नंबर देखें, खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं, खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं। तो ये नंबर देखेंगे जयशंकर प्रसाद, अमीर खुसरो या मैथिली शरण गुप्त या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो भाई कौन माने जाते हैं? बिल्कुल यहाँ पर आपको बताना है अमीर खुसरो। कौन माने जाते हैं खड़ी बोली के? देखिए सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं अमीर खुसरो। आप करेक्ट कर आंसर करेंगे, क्या करेंगे? अमीर खुसरो। जन्म अभी बताया कब? 1253 में हुआ था, ठीक है ना। कहाँ पर? पटियाली कासगंज के पास। कहाँ पर? पटियाली कासगंज में। इसका अमीर खुसरो का। तो यहाँ पर देखेंगे आप बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं विद्यापति, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन या फिर भिखारी ठाकुर। तो यहाँ पर आपको बताना है जो मैथिली के प्रसिद्ध कवि हैं, तो आपका देखिए यहाँ पर विद्यापति। विद्यापति याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखिए विद्यापति को ही क्या कहा जाता है? इनको क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल के नाम से इनको ही जाना जाता है, विद्यापति को। मैथिल अगर पूछ दे, मैथिल कोकिल किसको जाना जाता है? तो विद्यापति याद रखेंगे। क्या बताएंगे भाई? विद्यापति याद रखेंगे। बिल्कुल भाई, हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर करते रहिए सभी लोग। 11 नंबर देखिए आया, कह रहा है विद्यापति की पदावली किस भाषा में लिखी गई? विद्यापति की पदावली जो है ना भाषा किस में लिखी गई? भोजपुरी में, ब्रज में, अवधी में या मैथिली में? तो बिल्कुल देखिए अभी बताया विद्यापति की जो पदावली भाषा है वो किस में लिखी गई? मैथिली में। डी नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर भाई बन जाएगा। 12 नंबर देखिएगा, कह रहा है कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? जो ये है ना कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, ये किस काल के हैं? तो बिल्कुल हाँ करेक्ट आंसर आ रहा है, करते रहिए आप सभी लोग। तो यहाँ पर आप देखिए हो जाएगा ये किस काल के? भक्ति काल के हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? भक्ति काल के हो जाएंगे। बिल्कुल देखिए राइट आंसर। देखिए काल कितने? एक होता आदिकाल। देखिए आदिकाल की बात करेंगे तो इसको क्या कहा जाता है? वीरगाथा काल। वीरगाथा काल किसको कहते हैं भाई? आदिकाल को ही वीरगाथा काल कहता है, ठीक है ना। ये देखिए अभी हमने बताया कब से कब तक था? 1000 से आपका था 1350 तक। इसके बाद देखिए भक्ति काल की बात करेंगे तो ये 1350 से लगाकर 1650 तक। देखिए भक्ति काल 1350 से 1650 तक था। इसमें देखिए दो तरह के लोग थे, दो तरह के थे। एक देखिए निर्गुण, दूसरा आपका देखिए याद रखेंगे सगुण। दो तरह के इसमें लोग पाए जाते हैं, दो तरह के लोग थे। एक निर्गुण, जो निर्गुण लोग निर्गुण जो काल में आते थे तो देखिए ये क्या करते थे? आपका आता था एक ज्ञान मार्गी, निर्गुण में आपके आते थे ज्ञान मार्गी। और दूसरा इसमें देखिए आता था निर्गुण से ही देखिए ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। तो देखिए ये आता है प्रेम मार्गी। कभी कभी पूछ देता है तो कबीरदास जो है ना ये आपके ज्ञान मार्गी और निर्गुण शाखा के कवि हैं। ज्ञान मार्गी और निर्गुण शाखा के कवि हैं आपके देखिए कबीर। तो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे सगुण की, तो सगुण में देखिए कौन सा आता है? सगुण में आता है जैसे राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति। तो राम भक्ति और कृष्ण भक्ति धारा, जैसे आपने देखा होगा मीरा, तो ये सभी देखिए किसमें? सगुण में आ जाते हैं, कृष्ण भक्ति धारा। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? अब भक्ति काल का कब नहीं है? देखिए भक्ति काल याद रखेंगे ये कब से कब तक है? ये आपका 1350 से लगाकर 1650 तक। 300 वर्ष का डिफरेंस है, 1350 से लगाकर 1650 तक है। तो कौन सा भाई भक्ति काल का नहीं है? बिहारी, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास। तो ये तीनों देखिए भक्ति काल के कवि हैं। बिहारी आपका यहाँ पर नहीं हो जाएगा। जो बिहारी है ना, तो ये बिहारी आपके देखिए रीत काल के कवि। किसके हैं? रीत काल के।
रीत काल को। देखिए इसको ही क्या कहते हैं, चाटुकारिता काल भी कहा जाता है। रीत काल को अगर कभी पूछते तो इसको ही क्या कहा जाता है, चाटुकारिता काल। चाटुकारिता काल इसको ही कहते हैं, ठीक है ना। देखिए इनकी एक रचना है बिहारी सतसई। इनकी भाई एक रचना थी, देखिए बिहारी सतसई, याद रखेंगे बिहारी सतसई। जिसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें इनके कितने हैं, 119 दोहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, ए नंबर हो जाएगा बिहारी। ये रीतिकाल के कवि हैं। कबीर की रचनाएं निम्न में से किससे संकलित हैं, मृगावती, सूरसागर, पदावली या फिर बीजक। तो कबीर जी की रचनाएं निम्न में से किस में संकलित हैं, तो सभी को पता है किस में संकलित हैं, बीजक। बीजक में संकलित हैं। देखिए बीजक में 3 जो है ना ये आपके, एक है आपका साखी, सबद, रमैनी। साखी, सबद और रमैनी, ये देखिए तीनों जो रचनाएं हैं ये किसमें, बीजक में दी गई हैं। ये कबीर की तीनों रचनाएं हैं। और देखिए बात करेंगे जो भाई सूर सागर की, जो सूर सागर की जो रचनाएं हैं, तो सूर सागर की कौन सी हो जाएगी, एक की आप हो जाएगी देखिए मृगावती, ये हम इंपॉर्टेंट ही बता रहे हैं मृगावती। और दूसरी आपकी यहाँ पर हो जाएगी एक मृगावती, दूसरी आपकी हो जाएगी सूर सागर। दूसरी आपकी क्या कहलाएगी यहाँ पर, सूर सागर कहलाएगी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है। अब देखिए निर्गुण भक्ति काव्य के अभी हमने बताया कौन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई, कौन से हो जाएंगे, अभी कबीर बताया, कबीर। बी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 बताया था इस टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बारियां बीती बल गया, अस बुरा कमाया, हरि जिन छाड़े हाथ थे, दिन नेड़ा आया। तो यहाँ पर ये आपको बताना है किसकी है, किसकी भाषा में ये कहा गया है। यहाँ पर आपको देखिए कबीरदास की है, रहीम की, सूरदास की या फिर धनानंद। देखिए बारियां बीती बल गया, अस बुरा कमाया, हरि जिन छाड़े हाथों थे, दिन नेड़ा आया। तो ये किसकी रचना है, ये कबीरदास का दोहा है। बिल्कुल ये नंबर आपका देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आया इसलिए आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 70 नंबर देखेंगे, निर्गुण भक्ति धारा का संत कवि कौन है। निर्गुण भक्ति धारा का संत कवि कौन है, तो बिल्कुल यहाँ देखेंगे तो कौन हो जाएगा, तुलसी, कबीर, सूर या मीरा। तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर करेंगे कौन हो जाएगा भाई, कबीर हो जाएगा, कबीर। देखिए भक्ति काल जो है 3 भागों में आपका भक्ति काल की बात करेंगे, भक्ति काल। तो ये देखिए कब से कब था, 1350 से लगा के 1650। इसमें देखिए 2 तरह के लोग थे, एक थे निर्गुण भक्ति के और एक थे आपके सगुण भक्ति। तो निर्गुण भक्ति की बात करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 तरह के और लोग आते थे, ज्ञान मार्गी और दूसरे आपके प्रेम मार्गी। तो यहाँ बात करेंगे जो ज्ञान मार्गी की बात करेंगे, ज्ञान मार्गी जो कवि हैं तो आपके कौन से हैं, कबीरदास। कौन हो जाएंगे भाई, कबीरदास। तो बिल्कुल यहाँ पर बी नंबर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। सुदक्कड़ी किसकी भाषा है, सुदक्कड़ी जो है ना ये आपको बताना है किसकी भाषा है। सुदक्कड़ी किसकी भाषा है, बिल्कुल देखेंगे सी नंबर, कबीर की भाषा। सुदक्कड़ी किसकी है, सुदक्कड़ी जो है ना बिल्कुल कबीरदास की भाषा है। किसकी है, कबीरदास की भाषा है, याद रखें। देखिए और जो है ना सुदक्कड़ी किसके द्वारा बोला गया था, ये बोला गया था रामचंद्र शुक्ल के द्वारा बोला गया था। तो बिल्कुल यहाँ पर बात करेंगे कबीरदास द्वारा। देखिए पंचमेल की खिचड़ी, अगर पूछ दे पंचमेल की खिचड़ी तो ये किसकी है, ये भाई श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा कबीर के प्रमुख शिष्य कौन थे, तो भाई कबीर के प्रमुख शिष्य आपको बताना कौन थे। तो यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा, धर्मदास। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, धर्मदास। देखिए जो इन्हीं जो धर्मदास थे इन्हीं के द्वारा बीजक का संकलन किया गया था, किसके द्वारा, धर्मदास, धर्मदास के द्वारा किया गया था। कह रहा कबीरदास की शाखा के कवि थे, अब तो भाई पता हो गया होगा बहुत बार। ये देखिए ज्ञानेश रही, ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी भक्ति काल से रिलेटेड थे। इसमें 2 धाराएं थी, एक निर्गुण और एक सगुण। तो इसमें देखिए निर्गुण में आपके ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी आते थे। तो देखिए जो कबीरदास थे तो ये आपके ज्ञान मार्गी कवि कहलाए थे। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। कह रहा गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु अपनो गोविंद दियो बताए। ये आपको बताना है किसके द्वारा बोला गया है, 21 नंबर।
तो ये तो भाई सभी लोगों ने सुना भी होगा। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कबीरदास। यहाँ पर फिर से देखेंगे, कह रहा कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया, किसका उपदेश नहीं दिया। तो यहाँ पर देखिए मूर्ति पूजा का विरोध किया, बिल्कुल सही। जात प्रथा का भी खंडन किया, स्त्री पुरुष की समानता। तो कह रहा है किसका उपदेश नहीं दिया था, तो यहाँ पर आप देखिए सी नंबर, सी नंबर देखिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्त्री पुरुष की समानता। हिंदू मुस्लिम पाखंड का भी खंडन इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है, कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है। अभी हमने बताया क्या है, इनकी भक्ति का स्वरूप सगुण है कि निर्गुण है। तो यहाँ पर आपको बताना है, बिल्कुल देखिए निर्गुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, निर्गुण। निर्गुण में आपके दो लोग, दो धाराएं दो तरह के आते थे। एक थे आपके थे निर्गुण में ज्ञान मार्गी शाखा के लोग, और एक प्रेम मार्गी की शाखा ले। तो दो कबीर थे, तो वो आपके ज्ञान मार्गी के थे। बिल्कुल देखिए 24 आइएगा, कह रहा मलिक मोहम्मद जैसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था। देखिए जो ये आपका दिया गया है, मलिक मोहम्मद जैसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था। अरबी, फारसी, मगधी या फिर अवधी या फिर ब्रज भाषा। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा, तो अवधी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था। वैसे आपका यहाँ पर जो है ना, अगर पद्मावत दिया होता तो पद्मावत आपका करेक्ट होता, पद्मावत। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग, बिहारी सत्य सही। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर देखिए, कह रहा है बसई पक्षी बोलई बहु भाखा करई हुलास देखई शाखा। तो यहाँ पर देखिए ये किसके द्वारा दिया गया है। तो देखिए कबीरदास या कबीर सॉरी तुलसीदास या कबीर या फिर जैसी या फिर रामायण। तो भाई ये जो 25 दिया गया है, ये लाइन किससे, जो बसई पक्षी बोलई बहु शाखा और करई हुलास देखई शाखा। तो ये बात करें, ये जो लाइन है ना, ये पद्मावत से ली गई है। इसके द्वारा मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखी गई। तो यहाँ पर आपका सी नंबर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा भाई। चलिएगा कह रहा है हीरा मन, जो हीरा मनसूबा का उल्लेख आता है, हीरा मनसूबा का उल्लेख किस में आता है। कबीर ग्रंथावली में, पद्मावत में या फिर सूर सागर में या फिर रामचरितमानस में। जो हीरा मनसूबा का उल्लेख आता है तो भाई याद रखेंगे वो किस में आता है, पद्मावत में आता है। बी नंबर आपको राइट आंसर यहाँ पर करना होगा, बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से देखेंगे भाई 27 नंबर आप सभी लोग देखेंगे, जैसी किस धारा के कवि हैं। जैसी जो है ना किस धारा के कवि हैं। तो अभी हमने बताया था ये प्रेम मार्गी, भक्ति धारा, फिर कर्म मार्गी या फिर ज्ञान मार्गी या फिर कोई नहीं। तो अभी हमने बताया था भक्ति काल जो आपका था, ये भक्ति काल था, ये कब से कब तक। भक्ति काल की बात की थी, हमने बताया था 1350 से लगाकर ये 1650 तक रहा। इसमें देखिए दो तरह के लोग थे, दो धाराएं थी एक तरीके जानेंगे। इसमें एक थी निर्गुण और एक आपकी आती थी सगुण, ठीक है ना। निर्गुण में भी आपकी दो दो धाराएं इसमें थी। एक था देखिए ज्ञान मार्गी और दूसरा आपका प्रेम मार्गी, ठीक है ना। तो इसमें ज्ञान मार्गी की बात करेंगे तो ज्ञान मार्गी में आपके आते थे कबीर, और प्रेम मार्गी में बात करेंगे तो यही आते थे मलिक मोहम्मद जैसी, मलिक मोहम्मद जैसी। तो यहाँ पर देखेंगे किस काल के थे, प्रेम मार्गी के थे, बिल्कुल यहाँ पर आप करेंगे। तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए फिर 28 नंबर देखिएगा, कह रहा है कवि जो है ना मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा किसमें है। तो ब्रज में है, अवधी में, भोजपुरी में या फिर खड़ी बोली में। तो भाई ये किसमें हो जाएगी, ये देखिए आपकी हो जाएगी अवधी में। जो कवि मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित पद्मावत की जो भाषा है, तो वो याद रखें किसमें भाई, अवधी में है। इसमें भाई अवधी में है आपकी, इसको याद रखेंगे। चलिए जैसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है। जैसी द्वारा रचित पद्मावत निम्नलिखित में से क्या है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा, समासोक्ति। समासोक्ति सी नंबर आप करेक्ट आंसर हो जाएगा, समासोक्ति। जहाँ पर प्रस्तुत से अप्रस्तुत का बोध हो, जहाँ पर क्या हो, प्रस्तुत से अप्रस्तुत का बोध हो, ठीक है ना। जैसे कि आप माली यावत देख के कलियां करे पुकार। तो यहाँ पर आपका देखिए सी नंबर क्या हो जाएगा, समासोक्ति आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। 30 नंबर देखेंगे, कह रहा निम्न में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिनगारी है। तो किस मुसलमान की रचना प्रेम चिनगारी है, शेख नबी की, जैसी की, नूर मोहम्मद की या फिर नफज अली की। तो यहाँ आपको बताना है क्या हो जाएगा, बिल्कुल देखिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कवि की रचना चिनगारी। चिनगारी भाई किसकी है, नफज अली की है। किसकी हो जाएगी, डी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बने। रामचरितमानस में कितना सोपान है। रामचरितमानस में भाई कितना सोपान है। देखिए रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया, तुलसीदास के द्वारा लिखा गया, ठीक है ना। और देखिए आपका जो संस्कृत में लिखा गया था
रामायण लिखा गया था वो वाल्मीकि ने लिखा था, ठीक है ना। तो संस्कृत में आपका देखिए बात की गई है, लंका कांड की बात की गई। इसे रामचरितमानस कितने सोपान है, तो यहाँ पर देखेंगे 7 सोपान है। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें ही देखिए रामचरितमानस में बाल कांड और आपका जो है ना किष्किंधा कांड, ये दोनों इसी में रामचरितमानस में आपके हुए हैं। अगर पूछ दे तो आपको बता देना, बाल कांड सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तुलसीदास जी की रचना कौन सी है। तुलसीदास की रचना कौन सी है, आपको ये बताना है। तुलसीदास की रचना कौन सी है, देखिए बिल्कुल पता है सभी को ये नंबर, विनय पत्रिका। तुलसीदास की कौन सी है, विनय पत्रिका हो जाएगी। और जो साहित्य लहरी की बात करेंगे तो ये किसकी है भाई, ये है आपकी सूरदास की। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी। तुलसी की जो भक्ति भावना थी वो किस प्रकार की थी, तो वो थी भाई दास्य भाव की। किस थी, दास्य भाव की। भगवान का नौकर मानते थे, दास्य भाव की थी। तुलसी भक्ति भावना किस प्रकार थी, तो वो दास प्रभाव की थी। वो क्या कहते थे, भगवान का नौकर मानते थे, भगवान का नौकर मानते थे। कह रहा है अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है। कौटिल्य की, प्रेमचंद की, चतुर्सेन की या फिर आचार्य तुलसी की। तो अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है, तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए किसकी हो जाएगी, आचार्य तुलसी। डी नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट बनेगा, आचार्य तुलसी आपका यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। कह रहा सी रामा में सब जग जानी करऊं प्रमाण जोर जुगवानी। इस रचना में गोस्वामी तुलसीदास किस कृति से है, दोहावली से है, कवितावली से, रामचरितमानस से या फिर जानकी मंगल से। तो भाई ये किससे, रामचरितमानस से लिया गया है, सी नंबर। तो यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट करेंगे आप सभी। कह रहा राम काव्य धारा के प्रधान कवि का नाम बताएं। राम काव्य धारा कवि का प्रधान नाम बताएं, आपको बताना है, कवि प्रधान कवि का नाम बताना है। तो बिल्कुल देखेंगे कौन से हो जाएंगे प्रधान कवि, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, सी नंबर, सभी को पता होना चाहिए भाई। विनय पत्रिका की भाषा बताइए भाई, क्या है, ब्रज भाषा है या अवधी है या भोजपुरी है या फिर मैथिली। तो भाई याद रखेंगे विनय पत्रिका की जो भाषा है तो वो आपकी किस टाइप की, ब्रज भाषा है, ठीक है। विनय पत्रिका हुआ, दोहावली, कवितावली और गीतावली, ये सभी किसमें है, आपकी ब्रज भाषा में है। विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली और गीतावली, ठीक है ना। अवधि की बात करेंगे, अवधि जैसे कि है, अवधि आपकी रामचरित मानस द्वारा, रामचरित मानस अवधि में क्या है, रामचरित मानस अवधि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामचरित अवधि में देखिए कौन सी हो जाएगी आपकी, रामचरित मानस हो जाएगी। एक है आपकी रामलला नच्छऊ, जानकी मंगल और पार्वती मंगल, ये सारी किसमें है, अवधि भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा तुलसीदास का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ भाई, उत्तर प्रदेश में हुआ था, राजापुर में, बांदा जिले में हुआ था। बांदा उत्तर प्रदेश, राजापुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, बी नंबर। तो ये आपका हो जाएगा बांदा, राजापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी साहित्य में राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत है। मुख्य प्रेरणा स्रोत है, ये आपको बताना है क्या है। तुलसीदास हैं और आपका दिया गया है राघवानंद है या फिर स्वामी स्वामी रामानंद है या फिर नाभादास। हिंदी साहित्य में राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत हैं, तो बिल्कुल आप यहाँ देखेंगे क्या हो जाएगा, स्वामी रामानंद। सी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर भाई बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रजभाषा में है। कौन सी काव्य रचना ब्रजभाषा में है, तो कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली या फिर रामलला नच्छऊ। तो यहाँ पर आपको बताना तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रजभाषा में है। तो यहाँ पर आपको बताना क्या हो जाएगा, कवितावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली या फिर राम नच्छऊ। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या हो जाएगा, ब्रज भाषा में। ब्रज भाषा में कौन कौन सी आपकी देखिए, विनय पत्रिका है और आपकी हो जाएगी कवितावली है, दोहावली है, गीतावली है। तो यहाँ बताइएगा क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर करेंगे रामलला जो नच्छऊ है, तो भाई ये किस में थी आपकी, देखिए अवधि में थी, ये आपकी थी अवधि में, ठीक है ना। कवितावली, विनय पत्रिका, कवितावली और विनय पत्रिका और जो आपकी एक थी दोहावली, ये किसमें थी, दोहावली। ये सारी किस्में थी आपकी, ये थी आपकी ब्रज भाषा में।
कवितावली, विनय पत्रिका और दोहावली ये किस में थी भाई? ब्रजभाषा में थी। तो आपके यहाँ पर कौन सी देखिए गीतावली लग रही है, तो कृष्ण गीतावली, तो ये वाली क्या होगी? ब्रजभाषा में नहीं होगी, बाकी तो सब आपको पता है। तो यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा भाई करेक्ट। कह रहा सूर सागर किसकी रचना है? सूर सागर किसकी रचना है? नंबर ए देखें कबीर की या फिर सूरदास की या कालिदास की या फिर तुलसीदास की। तो यहाँ पर आप सभी लोग बताएंगे किसकी रचना है, सूर सागर किसकी रचना है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर करेंगे, सूर सागर जो है ना ये किसकी है? सूरदास की है। सूर सागर की देखिए कौन सी है? ये आपकी देखिए सूरदास की है। इसकी और देखिए कौन सी है? एक साहित्य लहरी, साहित्य लहरी, साहित्य लहरी, और देखिए एक सूरसावली, ये दोनों किसके हैं? सूरदास की हैं। इसके बाद देखिए बात करें कबीर, कबीर की जो है ना रचना बीजक है। बीजक में आपको देखिए 3 बार पार्ट दिए, साखी, शबद, रामायणी दिए गए हैं, तीनों इसी में बीजक में आते हैं। ठीक है ना। कालिदास की बात करेंगे तो कालिदास की देखिए कौन सी रचना है? अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम, और एक है रघुवंशनम और कुमार संभवन। ये सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है ना। तुलसीदास की तो बहुत सारी देखिए इनकी रचनाएं हैं। इसमें बात करेंगे अवधि में है इनकी कुछ रचनाएं, और देखिए कुछ इसमें ब्रज भाषा में है। ब्रज भाषा में अवधि में देखिए कौन सी? रामचरितमानस है, रामलला, नहुछु है, और जानकी मंगल है, और पार्वती मंगल है। ब्रज भाषा में आपकी कौन सी थी? विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, ये सारी किसमें थी? ब्रज भाषा में थी। तो इनको भी आप सभी लोग याद रखेंगे। इनमें से कौन सी कृति कवि सूरदास की नहीं है? सूरदास की नहीं है, बिल्कुल बताइएगा। तो बिल्कुल सुंदर विलास आपकी क्या हो जाएगी? सुंदर विलास। सुंदर विलास किसकी? सुंदर विलास सुंदरदास की है। सुंदर विलास जो है ना ये किसकी है? ये है सुंदरदास की। बाकी देखिए साहित्य लहरी, सूर सागर, और ये सूरसावली, ये सारी किसकी हैं? सूरदास की हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु कौन थे? ये मध्वाचार्य या शंकराचार्य या वल्लभाचार्य या फिर व्यावचार्य, ये आपको बताना है। तो सूरदास के आपको गुरु बताने, याद रखेंगे। तो सूरदास के गुरु जो थे, तो ये आपका सी नंबर हो जाएगा, वल्लभाचार्य हो जाएगा। वल्लभाचार्य हो जाएगा। इनके पुत्र जो थे, इनके पुत्र का नाम था विठुल दास, विठल दास। ठीक है ना। देखिए वल्लभाचार्य के भी 4 शिष्य थे, इनके भी 4 शिष्य थे, और विठुल दास के भी 4 शिष्य थे। तो इसलिए इन दोनों को क्या कहा जाता है? दोनों को अष्टसाप कवि कहा जाता है, वल्लभाचार्य और विठुल दास को। अब देखिए इनके 4 जो शिष्य थे, सूर इनके थे वल्लभाचार्य के, देखिए एक तो आपके सूरदास हो जाएंगे, एक कृष्णदास हो जाएंगे, एक परमानंद दास हो जाएंगे। जितने दास थे वो सारे हो जाएंगे। चलिएगा, कह रहा सूरदास, नंददास आदि अष्टसाप के कवियों ने कृष्ण काव्य की रचना में की थी अवधी भाषा में, ब्रज भाषा में, खड़ी या फिर मैथिली में? किसमें की थी? ब्रज भाषा में। चलिएगा भाई, देखिए सभी लोग लाइक करते रहेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो लोग रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सूर सागर की रचना की गई कन्नौजी में, अवधी में, ब्रज भाषा में या फिर बुंदेली में? तो यहाँ पर आपको बताना है। तो सूर सागर की रचना की गई है, तो यहाँ पर आपको कमेंट करना है किसमें की गई। बिल्कुल यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर आपका होगा ब्रज भाषा, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। किसमें की गई थी भाई? ब्रज भाषा में की गई थी। तो ब्रज भाषा आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से अष्टसाप कवि हैं? मीराबाई, सूरदास, रसखान या विद्यापति? तो अष्टसाप कवि अभी बताया कौन है, ये आपको बताना है कौन हो जाएंगे। तो बिल्कुल देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, सूरदास। सूरदास बिल्कुल ही देखिए क्या है, अष्टसाप का कवि कौन है? सूरदास हो जाएगा आपका यहाँ पर बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अष्टसाप कवि की बात करेंगे तो 2 कवि थे। एक आपका देखिए वल्लभाचार्य थे पहले, इनका पुत्र था विठल दास, विठल दास। इसके भी 4 शिष्य थे और इनके भी 4 शिष्य थे। अब इनके 4 शिष्य थे, हमने बताए थे, देखिए आपको लिख दे रहे हैं, सूरदास था, कृष्णदास, जितने भी दास थे, कृष्णदास, और आपके थे कुंभन दास और परमानंद दास। तो ये आपके देखिए इनके क्या थे? 4 शिष्य थे। इसी प्रकार इनके देखिए 4 शिष्य थे, कौन थे? नंददास था, नंददास, और छीत स्वामी, और एक थे चतुर्भुज दास, और चौथा था गोविंद स्वामी। ये सभी क्या है? अष्टछाप कवि
थे। तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो किसकी पंक्ति है? तो ये किसकी है? मीराबाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मीरा किसे अपना इष्ट देव या फिर आराध्य मानती थी? तो सभी को पता है किसको मानती थी, श्री कृष्ण। मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकविराय की पदवी दी थी? मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकविराय की पदवी दी थी? तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी लोग राइट आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर सुंदर दास आपका हो जाएगा। सुंदर दास की रचना जो की थी, किसने की थी? जो सुंदर दास थे इनकी जो रचना थी कौन थी? सुंदर विलास। याद रखें कौन सी थी? सुंदर विलास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कठिन काव्य का प्रेत कहलाते थे। कठिन काव्य का प्रेत कहलाते हैं, कमेंट करते रहेंगे आप सभी लोग। कठिन काव्य का प्रेत कहलाते हैं। आगे पद यहाँ दिया है पदाकर केशव या बिहारी, तो कौन कहलाते हैं? केशव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केशव। तो यहाँ पर आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए रीत काल की जब भी बात करेंगे तो वहां पर देखिए हमेशा श्रृंगार रस आता है। तो ये जो थे ना केशव, ये रीत काल के थे। रीत काल को क्या कहते हैं? कल बताया था हमने, चारुकारिता का काल कहते हैं। और इनकी जो रचना है केशव की, याद रखेंगे, रसिक प्रिया और कवि प्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। रसिक प्रिया और आपका हो जाएगा कवि प्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा निम्नलिखित में से रीतिकाल के कवि हैं। रीतिकाल के कब आपको बताना है, रीतिकाल के कब कौन है? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर, देखिए तुलसीदास और ये जो थे ना तुलसीदास, ये जो थे ना ये सगुण काव्य धारा के थे। ये सगुण काव्य धारा के कवि थे, ठीक है ना। कबीरदास की बात करेंगे तो ये निर्गुण के थे, और सूरदास की बात करेंगे तो ये किसके थे? सगुण के। तो यहाँ पर राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा आपका। सतसई के लेखक कौन है? सतसई के लेखक आपको बताना कौन है? तो बिल्कुल देखिए कल बात की थी, सतसई के लेखक कौन है? बिहारी लाल है, बिल्कुल याद रखेंगे बिहारी लाल। जिसमें क्या है 719 दोहे हैं। जिसमें क्या भाई 719 दोहे हैं। 719 दोहे हैं। देखिए रीतकाल का जो समय था ये रीतकाल से रिलेटेड है। रीतिकाल से ये 1650 से 1850 तक था। ये 50 बार कल से हमने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से रीतकाल का कवि कौन थे? रीतकाल के कवि कौन थे? अभी हमने बताया कौन थे, बिहारी। बिल्कुल देखिए आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आधुनिक काल की बात करेंगे, जो आधुनिक काल की बात करेंगे तो ये देखिए आधुनिक काल आपका 1850 से लगाकर अब तक चल रहा है, अब तक, ठीक है ना। जो आधुनिक काल की बात करेंगे तो देखिए 1850 से अब तक चल रहा है। यहाँ पर देखिए 4 युग थे आपके, भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग। तो यहाँ पर देखिए जो भारतीय युग था, भारतीय युग की बात करेंगे, ये आपका था 1850 से 1900 तक। फिर आपको बात करेंगे द्विवेदी युग। द्विवेदी युग कितना रहा? 1900 से लाकर आपका 1920 तक। फिर आपका देखिए आया छायावादी युग। छायावादी युग ये इंपॉर्टेंट रहा 1920 से आपका 1936 तक। अब देखिए छायावाद के कवि यहाँ याद रखेंगे, छायावादी के कवि आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, पीएम पीएन। तो पीएम से क्या होगा आपका? देखिए हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। एम से आपके हो जाएंगी महादेवी वर्मा। पी से फिर आपका हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। एन से हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये आपके देखिए 4 कवि हैं, छायावादी का कहलाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपका देखिए सी नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर भाई बन जाएगा। कवि बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कवि बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था? ये कहाँ हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। कहाँ हुआ था भाई? ग्वालियर में हुआ था। बिहारी ने रचना की थी सतसई, जिसमें क्या है 719 दोहे थे। इनका जन्म जो भाई हुआ था कहाँ? ग्वालियर में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन रीतकाल के कवि हैं? अभी ये बताया रीतकाल के कवि कौन है। यहाँ पर आपको बताना रीतकाल के कवि सुमित्रानंदन पंत, दिनकर, हरिवंश। तो ये सभी देखिए कहाँ के? अभी हमने आधुनिक काल के हैं। ये तीनों किसके हैं? आधुनिक काल। सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, हरि, और ये देखिए आधुनिक काल के भूषण आपका यहाँ पर डी नंबर। देखिए रीत काल का कौन है? भूषण आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। चलिएगा
कह रहा है हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? तो सभी को पता है सर्वप्रथम युग किसको माना जाता है, भारतेंदु युग को माना जाता है। किसको माना जाता है? भारतेंदु युग, जिसका देखिए काल कब से कब तक रहा, 1850 से इनका कब तक रहा, 1900 तक रहा, 1850 से 1900 तक। द्विवेदी युग आपका रहा 1900 से लगा के आपका 1920, ठीक है ना। छायावाद फिर युग था आपका 1920 से लगा के 36 तक का। तो यहाँ पर ये नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधुनिक काल देखिए, आधुनिक काल 1850 तक अब तक चल रहा है, आधुनिक काल में ही सभी आते हैं, भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग सभी इसमें आते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा भारतीय युग की समय सीमा क्या है? देखिए बहुत बार बताया भारतीय युग की समय सीमा 1850 से 1900 तक है। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय युग के कवि कौन से? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, और याद रखेंगे प्रताप नारायण मिश्र। भारतेंदु युग के जो कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, और एक आपका याद रखेंगे प्रताप नारायण मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग, कह रहा है सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम था? सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम था? राजा लक्ष्मण का, बाल मुकुंद का, या फिर राजा शिव का, या फिर राजेंद्र प्रसाद का? तो सितारे हिंद जो है ना, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजा शिव। राजा शिव बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आपका बनेगा। प्रेम सागर किसकी कृति है? 19 नंबर देखिएगा, प्रेम सागर किसकी कृति है? तो ये किसकी हो जी? लल्लू लाल की है, सदा सुखलाल की है, सदर मिश्र की है, या फिर इंसा अल्लाह खान की है? तो प्रेम सागर किसकी कृति है? यहाँ पर हो जाएगा लल्लू लाल की। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर बनेगा भाई, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी नवाजागरण के अग्रदूत कौन कहलाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। हिंदी नवाजागरण के अग्रदूत कौन कहलाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र देखिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका समय कितना था? 1850 से लगाकर आपका 1900 के बीच, ठीक है ना। इनकी जो रचना है, इनकी रचना याद रखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन कौन सी है? देखिए रचना, एक आपकी है भारत दुर्दशा, ठीक है। दूसरी कौन सी आपकी हो जाएगी? अंधेर नगरी चौपट राजा, ठीक है ना। इसको याद कर लेंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग, कह रहा है जिन भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल किसकी काव्य पंक्ति है? तो ये आप देखिए भवानी प्रसाद की है, भारतेंदु की है, या फिर मैथिली शरण की है, या फिर महावीर की है? तो बिल्कुल यहाँ कमेंट करते हैं बी नंबर। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र आपकी बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र की अभी देखिए हमने बताई रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो यहाँ भारत दुर्दशा है, प्रेम सरोवर हो जाएगा, अंधेर नगरी का चौपट राजा आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बी नंबर यहाँ बनेगा। निम्न कह रहा है जयद्रथ पद किस लेखक लेखा की कृति है? यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। जो जयद्रथ पद किस लेखक लेखिका की कृति है? महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, या फिर जयशंकर प्रसाद? तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर, मैथिली शरण गुप्त बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ बनेगा। क्या हो जाएगा भाई? सी नंबर एकदम ही करेक्ट आंसर भाई बन जाएगा, ठीक है ना। देखिए जो मैथिली शरण गुप्त है ना, मैथिली शरण गुप्त की बात करेंगे, इनको राष्ट्र कवि का दर्जा मिला है मैथिली शरण गुप्त को। इन्हीं के जन्म दिवस को कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनकी रचनाएं बहुत सारी थी, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जय भारत। तो इसमें देखिए मैथिली गुप्त की रचना कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है ये आपको बताना है। तो कौन सी नहीं है यहाँ पर देखेंगे, प्री प्रवास। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। इनको ही देखिए क्या है, याद रखेंगे, इनको ही राष्ट्र कवि का दर्जा मिला है, ठीक है ना। मैथिली शरण गुप्त की इनकी रचनाएं कौन सी हैं? देखिए भारत भारती थी एक आपकी, भारत भारती हो जाएगी, साकेत थी, रंग में भंग है आपका, यशोधरा, और जय भारत है, पंचवटी और जय ब्रदर। ये सारी आपकी देखिए मैथिली शरण गुप्त की हो जाएंगी। तो आपका बी नंबर करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत भारती के रचनाकार कौन है? बिल्कुल देखिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर अभी बताया, ए नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। खड़ी बोली में सर्वप्रथम लोक कवि कौन माने जाते थे? खड़ी बोली में सर्वप्रथम लोक कवि कौन माने जाते थे? रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या फिर श्याम नारायण पांडे, या फिर मैथिली शरण गुप्त? तो कौन माने जाते थे? यहाँ पर आप देखेंगे मैथिली शरण गुप्त। डी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा? डी नंबर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। कह रहा है द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार हैं। द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो ए नंबर देखेंगे, बी नंबर, या सी नंबर, या डी नंबर? सभी लोग कमेंट करते रहेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आपका हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैथिली शरण की जो रचना थी आपको बता दें, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जय भारत, और रंगभूमि, पंचवटी और बृहदत्त। तो ये आपकी हो जाएंगी। मैथिली शरण को एक चीज याद रखें, इनको क्या कहा जाता है? राष्ट्र कवि का दर्जा इनको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त कृत नहीं है? कौन सी रचना आपकी यहाँ पर बतानी है? जय ब्रदत्त, यशोधरा, साकेत, ये सभी आपकी बताई मैथिली शरण से है।
तो नील देवी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रचना किसकी है भाई? ये आपकी हो जाएगी भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 में, मैथिली और गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? तो ये आपको बताना है किस युग से है भैया, बताना है आपको। क्या हो जाएगा? तो छायावाद या फिर द्विवेदी या फिर छायावादी या फिर शुक्ल। तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे बी नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। जो आपका भारतेंदु है, भारतेंदु जिसको बोलते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये 1850 से लगाकर आपका था 1900 के बीच, ठीक है ना। द्विवेदी युग की बात करेंगे, जो ये आपका द्विवेदी युग है, ये आपका था 1900 से लगाकर 1920 तक, ठीक है ना। छायावादी युग 1920 से 36 तक। तो यहाँ पर पूछ रहा आधुनिक काल किस युग से है, तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर जो होगा बी नंबर हो जाएगा, आधुनिक युग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। द्विवेदी युग की बात करेंगे तो द्विवेदी युग में देखिए कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी और मैथिली शरण गुप्त, और इसका देखिए महाप्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, और एक है हरिवंश। ये सभी देखिए ये क्या है? ये सभी द्विवेदी युग से संबंधित। हरिवंश क्या है? इनको अयोध्या सिंह उपाध्याय बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? हल्दी घाटी के युद्ध के रचनाकार आपको बताना है राणा प्रताप या हरिवंश या फिर ये है श्याम नारायण पांडे या फिर सोहनलाल द्विवेदी। तो कौन हो जाएंगे भाई? सी नंबर हो जाएगा आपका श्याम नारायण पांडे, आपके बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ भाई बनेंगे। निम्न में से राष्ट्र कवि कहलाता है, राष्ट्र कवि कौन कहलाता है ये आपको बताना है। निम्न में से राष्ट्र कवि कहलाता है तो कौन कहलाता है? देखिए बिल्कुल यहाँ पर सी नंबर आपका करेक्ट बनेगा, मैथिली शरण गुप्त। निम्न में से राष्ट्र कवि कौन कहलाता है आपका? यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त आपका यहाँ पर क्या कहलाता है? राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। 31 नंबर, निम्न में से छायावादी रचनाकार कौन है? छायावादी रचनाकार कौन है? अभी हम देखिए छायावादी की बात बताया था, पीएम पीएन बताया था। पी से आपका क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद, ठीक है। एम से आपका हो जाएंगे महादेवी वर्मा, और फिर पी से आपके हो जाएंगे सुमित्रा नंदन पंत, तो सुमित्रा नंदन पंत, और एन से फिर आपका हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका जो छायावादी का संबंध किससे है? पीएन करके याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपको बताना क्या हो जाएगा? सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा। फिर देखिएगा कह रहा है अंचल के साहित्यकार का उपनाम है, तो बिल्कुल यहाँ पर बताना है किसका नाम है। तो यहाँ पर देखिए हरिवंश राय, और इसके बाद बालकृष्ण और बद्रीनाथ या भट्ट। देखिए हरिवंश राय इनको क्या कहते हैं? बच्चन कहते हैं उपनाम में। बालकृष्ण की बात करेंगे तो इनको कहते हैं नवीन। बद्रीनाथ भट्ट को कहते हैं सुदर्शन, और इनको कहा जाता है अंचल रामेश्वर शुक्ल। तो यहाँ पर आप देखेंगे राइट आंसर आपका क्या बनेगा भाई? डी नंबर एकदम ही करेक्ट आंसर भाई बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग। कह रहा है हुई वीरता की साथ सगाई झांसी में आपका दिया गया सुभद्रा कुमारी चौहान की इस पंक्ति को पूर्ण करेगा, वीरांगना या फिर वैभव या फिर कायर या फिर संपन्नता। तो यहाँ पर आपका वैभव हो जाएगा, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। तो यहाँ पर आपका बी नंबर करेक्ट आंसर भाई बनेगा, वैभव, बिल्कुल ही ध्यान रखेंगे। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? तो भाई कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे नीरजा रश्मि निहार या फिर दीप शिखा। तो महादेवी वर्मा का जो है ना प्रथम काव्य संकलन जो क्या हो जाएगा आपका? निहार हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। महादेवी वर्मा की बात करेंगे तो ये देखिए कहाँ की रहने वाली हैं? ये भाई फर्रुखाबाद की रहने वाली है, फर्रुखाबाद की रहने वाली हैं। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में मिला था, ठीक है ना, जो कि होता है साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। 1982 में इनको मिला था यामा बुक उसी में इनको दिया गया। कामायनी किस युग की रचना है भाई? कयामिनी किस युग की रचना है? तो भाई किस युग की है याद रखेंगे? छायावाद। छायावाद की कवि तो याद हो चुके होंगे आपको, पीएम जो है ना, पीएम ये छायावाद के कवि हैं, ठीक है ना। जिसमें क्या है जयशंकर प्रसाद की बात करेंगे, जयशंकर प्रसाद, इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? झरना है, आंसू है और लहर, इनको याद रखें, जयशंकर प्रसाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपको, कह रहा है प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? भाई लाइक कर दीजिएगा भाई सभी लोग। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है यहाँ पर देखिएगा? तो सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा या फिर जयशंकर प्रसाद या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
तो सुकुमार कवि कवि किसको कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को। देखिए इनको ही कहा जाता है क्या? प्रकृति का सुकुमार। महादेवी वर्मा को कहा जाता है आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। वो क्या कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा। जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि कहा जाता है। प्रेम और सौंदर्य का कवि जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावाद का या फिर इनको कहा जाता है सलाहका पुरुष कहा जाता है। ठीक है ना, याद रखेंगे। छायावाद का सलाहका पुरुष इनको बोला जाता है किसको? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है हिमगिरी के उतंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां में पंक्ति में किस काव्य में रचना है? तो भाई किस में है? ए में, बी में, सी में या डी में? तो बिल्कुल ही देखिए आपका कामायनी बिल्कुल का हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट आंसर यहाँ पर। निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा? निराला द्वारा रचित जो है ना ललित गीतों का संग्रह कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा आपका? गीतिका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? गीतिका यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला कौन सा था? अनामिका। तो गीतिका आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी साहित्य के लब्ध प्रतिष्ठित कामायनी के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार देखिए अभी हमने बताया कौन से थे, जयशंकर प्रसाद है। रचनाकार कौन है? डी नंबर जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। कामायनी के जो है ना जयशंकर प्रसाद है। ये देखिए कामायनी जो है ना आपका याद रखेंगे, ये क्या कामायनी छायावादी का उपनिषद इसको बोला जाता है। छायावाद का उपनिषद इसको बोला जाता है। छायावाद का उपनिषद। ठीक है, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक चीज और कहा जाता है, जो रामचरितमानस का दूसरा महाकाव्य कामायनी को भी कहा जाता है। रामचरित का दूसरा महाकाव्य किसको? इसी को बोला जाता है। देखेंगे भाई लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग। देखिए आज कमेंट भाई नहीं ले पाए हैं क्योंकि देखिए आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवियों में से एक होने के कारण को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। तो भाई किसको जाना जाता है? महादेवी वर्मा को जाना जाता है। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1982 में जब यामा बुक है ना, इनके लिए इन्हें क्या है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। 1982 में कह रहा हूँ, 1982 में यामा बुक के लिए इनको क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया करेंगे। देखिए क्वेश्चन है कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? तो यहाँ पर आपको बताना है निहार है, साकेत है, कामायनी है या फिर आपका दिया गया है प्रियप्रवास है। तो यहाँ पर आपको बताना है। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, अगर आप लोगों ने कल की क्लास ली होगी तो आप बिल्कुल ही बता देंगे इसका करेक्ट आंसर। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। निहार बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए महादेवी वर्मा के बारे में हमने बताया था, आधुनिक युग की मीरा किनको कहा जाता है? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा इनको ही कहा जाता है, आधुनिक युग की मीरा। ठीक है ना। इनका जन्म जो हुआ था फरुखाबाद में, यूपी में हुआ था। और एक चीज याद रखें, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में यामा बुक के लिए इनको दिया गया था। ठीक है ना। जो बात करेंगे साकेत की, साकेत जो है ना ये किसकी है? ये मैथिली शरण गुप्त की है। कामायनी की बात करेंगे तो ये है जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर प्रियप्रवास ये किसकी है? कल हमने डिस्कस किया था, अयोध्या सिंह उपाध्याय की। ठीक है ना। चलिएगा राइट आंसर हो चुका है। सेकंड देखिएगा आप सभी लोग इसका करेक्ट आंसर करेंगे। सुमित्रा नंदन पंत, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना होगा। तुम रक्तहीन, तुम मांसहीन है अस्थि शेष, तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल है त्रिपुराण के चिरनवीन। तो महात्मा गांधी के विषय में किस कवि ने यह विचार व्यक्त किया था? तो इसको याद रखेंगे, अभी हम बता चुके सुमित्रा नंदन पंत ने। क्या हो जाएगा भाई? सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो टाइटल था इसको भी याद रखिएगा, टाइटल था इसका तुम्हें नमन। चलिएगा, निम्न में से कौन सा रचनाकार छायावाद के 4 स्तंभों में नहीं है? छायावाद के 4 स्तंभों में नहीं, हमने बताया छायावाद के लिए 4 आपको याद रखेंगे। पीएम पीएन से याद रखेंगे, इससे याद रखेंगे पी से जयशंकर प्रसाद, एम से आप याद रखेंगे महादेवी वर्मा, और पी से फिर याद रखेंगे सुमित्रा नंदन पंत, एन से आप याद रखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यहाँ पर भाई कौन सा नहीं होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका होगा देखिए हरिवंश राय बच्चन और आपका देखिए मैथिली शरण, ये दोनों नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो भी होगा ऑप्शन लगा देंगे।
चलिएगा, कह रहा आंसू किसका प्रमुख काव्य है? आंसू किसका प्रमुख काव्य है? मैथिली शरण गुप्त का है, जयशंकर प्रसाद का है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, या फिर सुमित्रा नंदन पंत का है? तो आंसू की बात करेंगे, देखिए लाइक करते रहेंगे सभी लोग कमेंट पर, सभी लोग अपने अपने ऑप्शन देखिए कमेंट करते रहेंगे। तो सूर्य आंसू जो है ना किसका प्रमुख काव्य है? तो जयशंकर प्रसाद का है। किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। कामायनी की भी बात की थी तो क्या है, ये भी देखिए जयशंकर प्रसाद की। इनकी और रचना है झरना, आंसू, लहर, ये सारी किसकी है भाई? इनकी हो जाएंगी, जयशंकर प्रसाद की। झरना, आंसू, लहर, ये सारी किसकी हो जाएंगी? इन्हीं की हो जाएंगी। चलिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग। कह रहा है निम्न में से प्रसिद्ध छायावादी लेखक का नाम बताएं। फिर देखिए वही क्वेश्चन आया, छायावादी लेखक का नाम बताएं। हमने बहुत बार बताया पीएम पीएन। पीएम से तो पी से आपका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, एम से आपका हो जाएगा महादेवी वर्मा, और पी से आपका हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत, एन से आपका क्या हो जाएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यहाँ पर देखेंगे लेखक का नाम बताइए, छायावादी का नाम बताएंगे तो आपकी देखिए कौन सी हो जाएंगी? महादेवी वर्मा का यहाँ पर राइट आंसर बनेगा भाई। चलिएगा, यहाँ पर नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, इसकी पंक्ति है। ये किसकी पंक्तियां हैं? तो माखनलाल चतुर्वेदी, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है। तो डी नंबर यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आपका बनेगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का मूल स्थान कहाँ पर है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का मूल स्थान कहाँ पर है? वाराणसी, प्रयागराज, कौशाम्बी, या मथुरा? तो भाई कहाँ पर है? ये आपका प्रयागराज इलाहाबाद हो जाएगा। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ बनेगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है स्वर्ग बनाया है जो मैंने, स्वर्ग बनाया है जो मैंने, उसे ना विकल्प बनाओ, अरि अप्सरे उस अतीत के नूतन गान सुनाओ। तो यहाँ पर आपको बताना है 8 नंबर में क्या हो जाएगा। यह पंक्ति काव्यानी के किस सर्ग से ली गई है? कर्म सर्ग, श्रद्धा सर्ग, आनंद सर्ग, या फिर वियोग सर्ग? तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कामायनी से ली गई है, ये कर्म से ली गई है। ए नंबर, जिसमें क्या है 15 सर्ग। जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना अतुकांत शैली में लिखी गई है? अतुकांत शैली में लिखी गई है, तो ये आपको बताना है। कानन कुसुम, या फिर करुणालय, प्रेम पथिक, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कौन हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना आपको बताना है अतुकांत शैली में लिखी गई है? तो बिल्कुल देखिए कौन सी है? प्रेम पथिक हो जाएगी। और जो ये आपकी कानन कुसुम की बात करेंगे तो ये खड़ी बोली में है, ठीक है ना। ये जो है करुणालय, करुणालय क्या है? एक नाटक शैली, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा मधुशाला के रचनाकार भाई कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत, सूरदास, या महादेवी वर्मा? तो बिल्कुल देखिए मधुबाला है ना, मधुबाला के रचनाकार कौन से? एक मधुबाला है, मधुबाला आपको बताना है। एक ही देखिए, सॉरी, ये मधुशाला और मधुबाला, और आपका हो जाएगा मधुकलश, ठीक है ना। मधुबाला की बात करेंगे, जो मधुशाला है ना, सॉरी मधुशाला की बात करेंगे तो 1935 में, और मधुबाला की बात करेंगे तो 1936 में, मधु कलश की बात करेंगे तो 1937 में। किसकी भाई? हरिवंश राय बच्चन की हैं। ये सारी लिखी गई 1935 में मधुशाला, 1936 में मधुबाला, और 1937 में मधु कलश, ठीक है ना। इनका जन्म भाई कहाँ हुआ था? इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। अमिताभ बच्चन के पिता हैं ये। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा? ये आपको बताना है। तो प्रणय पत्रिका, मिलन यामिनी, या फिर तरंगिणी, या फिर एकांत संगीत? तो बिल्कुल यहाँ पर याद रखेंगे ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रणय पत्रिका आपका राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। जूही की कली कविता के कवि कौन है? जूही की कली कविता के कौन है? निराला है, प्रसाद है, महादेवी वर्मा है, या पंत है? तो भाई जूही की कली कविता के कवि कौन है? तो बिल्कुल याद रखेंगे निराला जी हैं। क्या है? ए नंबर आपका निराला यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उर्वशी किसकी रचना है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। उर्वशी किसकी रचना है? रामरस बेनीपुरी की, रामधारी सिंह दिनकर, या फिर सिया राम शरण की, या फिर अगेन? तो उर्वशी किसकी रचना है? 13 में आपको बताना है। ये भाई किसकी हो जाएगी? रामधारी सिंह दिनकर की। किसकी भाई? रामधारी सिंह दिनकर की। उर्वशी 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था, राम सिंह दिनकर को, उर्वशी के लिए, ठीक है ना। इनकी और सारी बहुत सारी रचनाएं हैं। देखिए एक दशमरथी है, कुरुक्षेत्र, उर्वशी है, ओंकार है। ये सारी किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका, इनमें से नागार्जुन द्वारा रचित रचना कौन सी है? नागार्जुन द्वारा रचित रचना कौन सी है? मैं उस जनपद का कवि हूँ, बादलों को घिरते देखा है, या फिर तुमने कहा था,
या फिर बात करेंगे, इसमें कह रहा है पुरानी जूतियों का कोरस। तो यहाँ आपको बताना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर, मैं उस जनपद का कवि हूँ। तो यहाँ पर ए नंबर आपका करेक्ट आंसर भाई बनेगा। जो लोग ए नंबर कर रहे हैं, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भाई, वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई जो लोग नए हैं। 50 नंबर देखेंगे, रश्मि रथी के रचयिता कौन है? रश्मि रथी के रचयिता आपको बताना कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं, या फिर श्याम सुंदर दास हैं, या फिर शिव सिंह है, या फिर पंडित जगन्नाथ है। तो यहाँ पर आपको बताना है, कह रहा है रश्मि रथी के रचयिता कौन है? तो बिल्कुल कौन हो जाएंगे? रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर के देखिए आपके बताइए, रश्मि रथी, एक आप याद रखेंगे हुंकार, कुरुक्षेत्र, और कौन सी अभी बताई थी? उर्वशी। इंपॉर्टेंट है आपकी उर्वशी, ठीक है ना। 1972 में क्या है, इन्हें क्या है, 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी के लिए मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग। कह रहा कई दिनों तक, आपका देखिए कह रहा कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। तो यहाँ पर आपको बताना उपरोक्त पंक्तियों में रचनाकार है नागार्जुन, नरेंद्र शर्मा, शिव मंगल सिंह सुमन, या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। बिल्कुल यहाँ पर आपका हो जाएगा नागार्जुन, हो जाएगा नागार्जुन। इसका देखिए इसमें टाइटल क्या नजर आ रहा है, अकाल और उसके बाद। जो उसका शीर्षक है अकाल उसके बाद का है। इसमें बताया गृहस्थ जीवन के बारे में बताया गया, इसमें पूरा गृहस्थ जीवन के बारे में बात की गई है। 70 नंबर से लेंगे आप सभी लोग। निम्न में से कौन सी दिनकर की रचना नहीं है? अभी हमने बताई उर्वशी, कुरुक्षेत्र और रश्मि, ये क्या रश्मि रथी, ये सारी किसकी बताई? रामधारी सिंह दिनकर की बताई। तो यहाँ पर आपका सी नंबर आ जाएगा, मृगनयनी। सी नंबर आपका हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उर्वशी, हुंकार, रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र, ये सारी रामधारी सिंह दिनकर की, जिसमें उर्वशी में 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और मृगनयनी की बात करेंगे तो ये किसकी है? वृंदालाल वर्मा की है। वृंदावन लाल, ये हो जाएगी किसकी है? वृंदावन लाल वर्मा। चलिएगा, कह रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? हिंदी से, संस्कृत से, तमिल से। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? तो ये भाई बिल्कुल डी नंबर करेक्ट है। संविधान की 8वीं अनुसूची के सभी भाषाओं से संबंधित है। तो डी नंबर यार बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी भाई, तो ये कब से हुई थी इसकी शुरुआत? इसकी शुरुआत हुई थी आप देखेंगे 1965 से। कब से हुई थी? 1965 से हुई थी, ठीक है ना। और जो हिंदी की बात करेंगे, हिंदी में जो सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी में चिदम्बरा के लिए सबसे पहली बार ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है ना। कब? 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग। तो यहां पर देखिएगा, बिल्कुल यहाँ पर कह रहा है सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? अभी हमने बताया किस में मिला था। तो यहाँ पर आपका चिदम्बरा, डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर देखेंगे, इसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नहीं है, ज्ञानपीठ की विजेता नहीं है। ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है इसकी जो शुरुआत हुई थी कब से हुई थी? 1965 से, ठीक है ना। 1965 से हुई थी। इसके बाद देखेंगे ये पहली बार जब हिंदी में दिया गया था, ये 1968 में दिया था, ठीक है ना। 1968 में दिया गया था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? यहाँ पर आपको बताना है अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो यहाँ आपको बताना है किस में मिला। तो यहाँ पर हो जाएगा भद्रदूत, इत्यमलय, या फिर हरी घास पर क्षण भर, या फिर कितनी नावों में कितनी बार। तो किस में मिला था भाई? डी नंबर। डी नंबर हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1978 में, बिल्कुल ही राइट। लाइक करते रहेंगे भाई सभी लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के लिए अब तक प्राप्त ज्ञानपीठ पुरस्कार है, हिंदी के लिए प्राप्त अब तक ज्ञानपीठ पुरस्कार है। तो यहाँ पर आपको बताना है 8 है, 9 है, 10 है, 11 है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 11। देखिए 2017 में किसको मिला था? कृष्णा शोभती को मिला था, कृष्णा शोभती को मिला था। 2016 में लेटेस्ट, 2017 में कृष्णा शोभती को दिया गया। कह रहा इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नहीं है, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नहीं है। 23 नंबर देखेंगे, यहाँ पर नरेश मेहता भी हैं, कुंवर नारायण भी हैं, और आपके कमलेश्वर नहीं है, तो और दिनकर भी हैं। तो सी नंबर आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा भाई। कह रहा महादेवी वर्मा को यामा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? महादेवी वर्मा को यामा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? बिल्कुल याद रखेंगे, ज्ञानपीठ। अभी हमने बताया कि ज्ञानपीठ, ज्ञानपीठ 1982 में मिला था यामा के लिए। 1982 में ये हिंदी में प्रथम महिला थी
इनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। कह रहा है अज्ञेय जी की किस कृत पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। यहाँ पर बताना है महावृक्ष के नीचे, या फिर बाबरा अहरी, या फिर कितनी नावों में कितनी बार। तो यहाँ पर आपका क्यों मैं उसे जानता हूँ, तो यहाँ पर राइट आंसर जो करेंगे तो आपका बिल्कुल यहाँ पर सी नंबर करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिएगा 26 नंबर देखेंगे। किस भाषा के लिए सन 1965 में साहित्यकार एम.टी. वासुदेव नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किस में सम्मानित किया गया, मलयालम, तमिल या उर्दू या फिर कन्नड़। तो किस में हो जाएगा, मलयालम। आपका ए नंबर यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर भाई बनेगा। इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है, इनमें से कौन सी रचना है जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। 27 नंबर जाएंगे। यामा है, चिबंदरा है, चिदम्बरा है, या फिर बुनी हुई रस्सी है, या फिर उर्वशी है। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ पर जो बुनी हुई रस्सी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यामा के लिए देखिए महादेवी वर्मा में 1982 में मिला इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार, महादेवी वर्मा, ठीक है ना। चिदम्बरा देखिए सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में, सुमित्रा नंदन पंत को, ठीक है ना। उर्वशी देखिए पता है सभी को 1972 में मिला था, रामधारी सिंह दिनकर को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 1982 में इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 1982 में किसको मिला था, अभी हमने बताया यामा महादेवी वर्मा को मिला था, बी नंबर। 1982 में यामा बुक के लिए मिला था, 1982 में महादेवी वर्मा को दिया गया था। तो राइट आंसर आपका देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। जो महादेवी वर्मा थी 1982 में यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और ये कहाँ की रहने वाली थी, याद रखेंगे फर्रुखाबाद की रहने वाली थी। हिंदी में प्रथम महिला थी, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने की हिंदी की प्रथम महिला थी। 29 जाएंगे। कितनी नावों में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो भाई किससे सम्मानित किया गया है, तो देव पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, या व्यास, या फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो अभी बताया ज्ञानपीठ पुरस्कार बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति में मिला, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति में मिला। तो अभी बताया, बहुत बार यार बताया, यामा के लिए 1982 में दिया गया था। कब दिया गया था, 1982 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है किस वर्ष से लेखक और उनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित करना प्रारंभ हुआ था। 1955, 75, या फिर 45 या 65। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1955। 1955 आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कुरुक्षेत्र, उर्वशी, संस्कृत के 4 अध्याय, या फिर रश्मिरथी। तो रामधारी सिंह दिनकर की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आपका सी नंबर बनेगा। क्या बनेगा, सी नंबर, ठीक है, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उर्वशी को ज्ञानपीठ मिला था 1972 में, ठीक है ना, 1972 में। और जो संस्कृत के 4 अध्याय को 1959 में मिला था, 1959 में मिला था रामधारी सिंह दिनकर को, ठीक है ना। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है, किस साहित्यकार की रचना है। डॉक्टर कैलाश वाजपेयी, डॉक्टर रघुवंश की, या फिर मृदुला गर्ग की, या फिर निर्मल वर्मा। तो भाई किसकी रचना है, डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की है। क्या किसकी हो जाएगी, ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ बन जाएगा भाई। 34 पे जाएंगे। सन 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, किसे प्रदान किया गया था। बिल्कुल देखिए भगवती चरण वर्मा, अमृत राय, या फिर अज्ञे, या फिर नंबर डी की बात करेंगे माखन लाल चतुर्वेदी। तो यहाँ पर डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माखन लाल चतुर्वेदी को मिला था हिम तरंगिणी के लिए, इसको मिला था किसके लिए, हिम तरंगिणी। कह रहा है जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है। तो संस्कृत है, प्राकृत है, या फिर हिंदी या मैथिली। तो भाई नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, वो किस भाषा में रचित थी, बिल्कुल ही मैथिली जानेंगे। 1968 में इनको मिला था। आग की हंसी उपन्यास के लिए किस साहित्यकार को 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो राजेंद्र यादव, केदारनाथ अग्रवाल, या फिर राम दशरथ मिश्र को, या फिर रुस्तम सिंह। किसको, सी नंबर, राम दशरथ मिश्र को बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर आपको बताना है
किससे सम्मानित किया? साहित्य अकादमी, कथा सम्मान, राजभाषा सम्मान या फिर शरद जोशी? तो बिल्कुल यहाँ पर जानेंगे साहित्य अकादमी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनने सुनना मुझे किसकी कृति है? तो धूमिल की है, श्रीलाल शुक्ल की, या भीष्म साइनी की, या फिर यशपाल की? तो किसकी हो जाएगी? ए नंबर आप देखेंगे धूमिल की आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? धूमिल। बिल्कुल ही, जिस धूमिल किसको कहा जाता है? धूमिल सुदामा पांडे को, सुदामा पांडे को कहा जाता है। कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को किस साहित्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? देखिए सारे क्वेश्चन आप बिल्कुल ही रट कर जाएंगे, जिससे आपको हिंदी में कम से कम बहुत अच्छे प्राप्त नंबर होंगे भाई। हम तो सोच पूरे पूरे नंबर आपको हिंदी में यहाँ से आएंगे। तो बिल्कुल देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान, मंगला प्रसाद पारितोषिक, या फिर हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है निम्न में से कौन सी कृति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राव की थी? तो निराला की साहित्य साधना, प्रेमचंद कलम का सिपाही, मुक्ति बोध, या फिर राग दरबारी? बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर करें तो क्या हो जाएगा? प्रेमचंद कलम का सिपाही बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आपका बी नंबर बनेगा। बी नंबर। आप मुक्ति बोध की बात करेंगे तो ये किसकी? जैनेन्द्र की है, जैनेन्द्र की हो जाएगी। और जो राग दरबारी की बात करेंगे, राग दरबारी श्री लाल शुक्ल की है। किसकी है भाई? श्री लाल शुक्ल की। ठीक है ना। निराला के साहित्य साधना